कक्षा 8वीं की गणित की पुस्तक के तीसरे चैप्टर के बारे में, चतुर्भुजों की समझ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और एक वीडियो पहले भी आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने कंसेप्ट क्लियर किया है बिल्कुल, साथ में हमने ये समझा है कि बहुभुज क्या होते हैं और बहुभुजों के अवयव हमारे पास क्या है और बहुभुजों में अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग क्या होता है। आपको याद दिला दें कि उस वीडियो में हमने पढ़ा है कि किसी भी बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो उसके अंतःकोणों का जो योग होता है वह n-2 × 180 डिग्री होता है। अब कक्षा 8वीं की जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक के तीसरे चैप्टर को यहाँ पर हम उसकी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 को, और वो सब कुछ आपके काम आएगा जो कि पहले वीडियो में हमने क्लियर किया है। और यहाँ पर आपको जो पहला सवाल दिया हुआ है वो पहला सवाल बहुत ही सामान्य है, आपको बंद वक्र, खुला वक्र, सरल वक्र पहचानना है, जो कि हमने स्पष्ट किया था वहाँ पर। दूसरा प्रश्न जो है वहाँ से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने विकर्ण होते हैं। विकर्णों के बारे में पूछा गया है, कितने विकर्ण होते हैं, किस किस में आपसे विकर्ण पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये हमने वहाँ पर स्पष्ट किया था। या फिर आप एक कच्चा चित्र बनाकर देख सकते हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज में आपके पास 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये जब हम आमने सामने के कोनों को मिलाएंगे, आमने सामने के कोनों को, यानी कि जो कोने एक साथ के नहीं हैं, इन दोनों कोने एक साथ के हैं, इनको छोड़कर अगर हम इनको मिलाते हैं यूँ, तो ये आपके पास पहला विकर्ण है और ये आपके पास दूसरा विकर्ण है। तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा कि 2 विकर्ण होते हैं। उत्तर होगा आपका 2 विकर्ण होते हैं। और इसी में आपके पास दूसरा आपसे पूछा गया है कि एक समषटभुज में कितने विकर्ण होते हैं। षटभुज में विकर्णों की संख्या, सबसे पहले हम ये कोना लेते हैं और इस कोने को हम बाकी दूसरे कोनों से मिलाएंगे जिनसे सीधा नहीं मिला हुआ है। तो ये आपके पास हमने मिलाया है यहाँ से, और ये हमने इसे मिलाया और इसे मिलाया, तो यहाँ से हमारे 3 विकर्ण बने हैं। उसके बाद हम इस कोने को मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा 1 विकर्ण और बन रहा है, यहाँ से हमारा इस कोने को मिलाने से 1 विकर्ण बन रहा है और यहाँ से हमारा 1 विकर्ण और बन रहा है। इस प्रकार से आपके 6 विकर्ण यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद आप जब इस कोने को लेंगे तो इस कोने को आप इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे तो आपके ये 2 और विकर्ण हो गए, यानी कि आपके 8 विकर्ण हो गए हैं। और अब इस कोने को आप इस कोने से मिला सकते हैं, बाकी कोने पहले से ही मिल चुके हैं, तो आपके पास 9 विकर्ण होते हैं। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 9 विकर्ण। अब अगर हम चित्र ना बनाएं और हम सीधे ज्ञात करें, या मान लीजिए कि बच्चों आपको ऐसा सवाल दिया जाता है कि जिसमें आपके पास 6 से ज़्यादा भुजाएं हैं और मान लीजिए आपको अष्टभुज, नवभुज या दशभुज की बात करता है, तो चित्र बहुत जटिल हो जाएगा और चित्र बनाकर देखने से कहीं भी बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकता है, काउंटिंग में मिस्टेक कर सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि अगर भुजाएं जो आपके पास दी हुई है तो आपके पास कितने विकर्ण होंगे। बहुत ही सीधा सा तरीका है, आपके पास जितनी भुजाएं दी गई है सबसे पहले आप उसका वर्ग कर लीजिए। यहाँ आपके पास समषटभुज है, तो समषटभुज में आपके पास 6 भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप 6 का वर्ग कर लीजिए। देखिए आपके पास 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं तो आप 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग आपके पास होगा यहाँ पर 36, ठीक है। और उसमें से आप इस संख्या को, भुजाओं की संख्या को 3 से गुणा करके घटाएंगे, यानी कि आप 6 का वर्ग करेंगे और 6 को 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे और इस पूरे परिणाम में आप 2 का भाग दे देंगे। तो आपके पास जैसे भुजाएं थी 6, तो आपने 6 का वर्ग किया जो कि आपके पास हुआ 36, फिर आपने उसी भुजाओं की संख्या को 3 से गुणा किया, तो 6 को 3 से गुणा करके आया 18 और इसको इसमें से घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो आपको 36 में से 18 घटा के 18 बचेगा और 18 में जब आपको 2 का भाग देंगे तो आपको 9 विकर्णों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपके 9 विकर्ण होंगे। विकर्ण की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपके 9 विकर्ण होंगे। इसी प्रकार से इसी में आपके पास जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है त्रिभुज, कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो हमने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। आप त्रिभुज बनाइए, आप त्रिभुज में विकर्ण बना ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोना दूसरे कोने से पहले ही मिला हुआ है। ये कोना इससे भी मिला हुआ है, ये कोना इससे भी मिला हुआ है, ये इससे भी मिला हुआ है। अभी अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया उस सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। देखिए आपकी भुजाओं की संख्या है 3, तो हम 3 का वर्ग करेंगे और इस भुजाओं की संख्या को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 3 से ही गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे और 2 का भाग देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 9 घटाया तो 0 और 0 में 2 का भाग दिया तो आपको 0 प्राप्त हुआ। यानी कि आपका उत्तर होगा कि इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल चतुर्भुज में कोणों का योग क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि उत्तल चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग। जब तक कोण कहा गया है आप कहेंगे अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो पहले वीडियो में, इसी श्रृंखला के पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको सूत्र बताया था n-2 × 180 डिग्री। और चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या यानी कि n का मान होता है 4,
तो 4 में से 2 घटाएंगे आपके पास और 180 से गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज में। और आपको सीधे याद रखना है कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री आपके पास उत्तर होता है। तो 360 डिग्री आपका उत्तर है। और आगे आपसे पूछा गया है कि यदि ये उत्तल चतुर्भुज न होता तो कोणों का योग क्या होगा। तो अगर ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है तो भी आपके पास जो अंतःकोणों का योग है वो 360 डिग्री ही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है कि निम्न बहुभुजों में अंतःकोणों के योग के बारे में बताइए, यानी कि अंतःकोणों का योग बताइए जिसकी भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है। इसके पहले सवाल में आपको 7 भुजाएं दी गई है, तो आपको वही सूत्र लगाना है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। हमने पूरी आपको सारणी बना के सबका पहले वीडियो में बताया है। आप 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 5 को 180 से गुणा करेंगे। 5 को जब 180 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर अपना प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको खुद करना है, हम आपको उत्तर बता सकते हैं लेकिन जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं करेंगे। हमारा YouTube वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बच्चे क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपियों में छाप लें। YouTube वीडियो का मतलब ये है कि ये वीडियो कितने ही बच्चों के पास जा रहा है, चाहे ये वीडियो 5 बच्चों के पास जाए चाहे 50 बच्चों के पास जाए, लेकिन उनमें समझ विकसित होनी चाहिए गणित की। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आंसर्स छाप लें। इसके लिए तो आपको बहुत ईजीली किसी भी वेबसाइट पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो समझने के लिए है। तो आप खुद हल करेंगे, बहुत ही आसान उत्तर है। आप मुँह जुबानी इसका उत्तर दे सकते हैं लेकिन आप खुद हल करेंगे। अगले आपको भुजाओं की संख्या दी गई है 8, तो आप वही काम करेंगे 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, इस चीज़ को हल करेंगे और कोणों का योग ज्ञात करेंगे। 10 भुजाएं आपको दी गई है इसी के अगले क्वेश्चन में, तो 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, 10 में से 2 घटाएंगे 180 से गुणा करेंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा है n भुजाएं, तो आप सीधा सूत्र लिख दीजिए n - 2 इंटू 180 डिग्री और आपका यही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले परिभाषा पूछी गई है। और अब हम यहाँ पर एक नया कंसेप्ट, ये वो चीज़ है जिसके हमने पहले वीडियो में जिक्र नहीं किया था। यहाँ पर पूछा गया है कि एक समबहुभुज क्या है। समबहुभुज क्या है, तो ध्यान से समझिए समबहुभुज क्या है। समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें 2 बातें होनी चाहिए आपके पास। समबहुभुज में ऐसा बहुभुज जिसमें क्या है, 2 बातें क्या अनिवार्य हैं। पहली बात तो ये है कि सभी जो भुजाएं हैं वह समान नाप की होनी चाहिए। आपकी सभी भुजाएं समान नाप की हों, और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है आपके पास, सभी भुजाएं समान नाप की हों। उसके अलावा दूसरा आपके पास प्रतिबंध ये लगता है कि सभी अंतःकोण भी बराबर नाप के होने चाहिए, यानी कि सारे अंतःकोण आपके पास बराबर नाप के होने चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन, सभी भुजाएं आपकी बराबर हों और सभी अंतःकोण बराबर हों, तो ऐसे बहुभुज को हम समबहुभुज कहेंगे। इसी क्वेश्चन में आपके पास भुजाओं की संख्या दी गई है और समबहुभुज का नाम पूछा है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 3 भुजाएं और 3 भुजाओं में आपसे नाम पूछा गया है कि समबहुभुज को हम क्या कहेंगे। तो 3 भुजाओं वाली जो आपकी चीज़ होती है वो होती है आपका त्रिभुज। और त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण बराबर है, वैसे त्रिभुज इतनी सरल आकृति है कि जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं, जिनका मान 60 डिग्री होता है। और ये आप डिटेल से पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में काफ़ी कुछ आएगा, इस क्लास में भी आएगा और अगली क्लासेस में भी आएगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज होता है, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आपका उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज। ये एक समबहुभुज होता है। हम चाहें तो इसे सम त्रिभुज कह सकते थे, लेकिन इस त्रिभुज का जो नाम होता है, विशेष नाम, वो होता है आपके पास समबाहु त्रिभुज। दूसरे नंबर पे आपके पास है 4 भुजाएं और 4 भुजाओं में आपके इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे आप चतुर्भुज के कई प्रकारों के बारे में, और हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे उनमें हम जिक्र करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि 4 भुजाएं आपकी बराबर हों और चारों कोण बराबर हों। अभी एक प्रश्न में हमने कहा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री को हम 4 बराबर भागों में बांटें, 360 में 4 का भाग दें तो हमें 90 डिग्री मिलता है। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हों और प्रत्येक कोण आपका क्या हो, 90 डिग्री। तो आप बचपन से पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसा एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और हर कोण 90 डिग्री होता है, वो आपका होता है वर्ग। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर वर्ग। और अगला आपको इसी में दिया हुआ है, उसने 6 भुजाएं,
6 भुजाएं, तो 6 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम होता है आपके पास षटभुज। तो इसका सीधा सीधा हम नाम लिख देंगे सम षटभुज, सम षटभुज। और ये आपका प्रश्न हल हो चुका है। अब अगले प्रश्नों में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों में आपको जो आकृतियां बनी हुई है, जो बहुभुज बने हुए हैं, उन बहुभुजों के आपको कुछ कोण दिए गए हैं और उसमें अज्ञात कोण है जिसे x का नाम दिया गया है और वो अज्ञात कोण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सीखने की दृष्टि से तो सब कुछ महत्वपूर्ण है ही सही। देखिए पहला चित्र आपके पास कुछ इस तरह का है और इस तरह के चित्र में आपको यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि बहुभुज आपके पास कौन सा बहुभुज है। तो ये बहुभुज जो आपके पास है इसमें 1, 2, 3 और 4 भुजाएं हैं, तो ये आपका चतुर्भुज है। और चतुर्भुज है तो आपके जो अंतःकोणों का योग है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। उसमें से आपको 3 कोण दिए गए हैं, 50 डिग्री, 130 डिग्री और 120 डिग्री, और चौथा कोण अज्ञात है, वो कोण उसको नाम दिया गया है x। आपको ज्ञात करना है जब भी किसी भी चतुर्भुज में 3 अंतःकोण दिए गए हैं और चौथा अंतःकोण पूछा है, तो बहुत ही सरल सी बात है कि तीनों अंतःकोण जो दिए उनको जोड़ लीजिए और उनको जोड़ के आप 360 में से घटा दीजिए, तो आपको अपने अज्ञात जो चौथा आपका कोण है उसका मान मिल जाएगा। क्या करना है आपको, 4 कोणों में से 3 कोण दिए हैं, करना क्या है, खुद करना है आपको, इन तीनों कोणों को जोड़ना है। क्योंकि ये चतुर्भुज है इसलिए चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा, तो इन तीनों को आपको जोड़ना है और जोड़ के 360 में से घटा देना है, माइनस कर देना है, तो आपको चौथा जो कोण है अज्ञात कोण वो मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से जो अगला चित्र है आपका, वो अगला चित्र इस तरह से, यहाँ पर आप गणित की कुछ जो सांकेतिक पद्धति है उसको समझिए कि गणित में संकेतों का कितना महत्व है। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 60 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 70 और यहाँ लिखा हुआ है x, और यहाँ इस तरह का निशान बना हुआ है चौकोर डिब्बे जैसा। आप ध्यान दीजिए कि 60 पे जो निशान है वो गोलाई में है कोण का, इस तरह से, और ये निशान चौकोर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो आपको 2 ही कोण ज्ञात हैं, ये वाला आपसे पूछा है और यहाँ का तो दिया ही नहीं है। पर गणित की जो लिखने की, जो संकेतों की, जो चित्र बनाने की परंपरा है, उसमें ये जो चौकोर निशान बनाया जाता है ये हमेशा 90 डिग्री कोण के लिए बनाया जाता है। पहली बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये जो निशान है, एक कोण के बीच में निशान आता है इस तरह का गोलाई में, और एक आपके पास आता है ऐसा चौकोर निशान। तो ये चौकोर निशान जो है ये 90 डिग्री कोण के लिए बनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री कोण है। लेकिन दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये 90 डिग्री कोण तो बाहर है, यह अंतः कोण नहीं है। लेकिन चांदे पर आपने देखा होगा कि ये जो चांदे में पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पूरा चक्कर होता है और नीचे एक सरल रेखा बनती है वो 180 डिग्री की बनती है। 0 से लेकर 180 तक जब आप पहुँचते हैं, आपके जो चांदा होता है आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में, तो एक सीधी रेखा नीचे आती है जो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो यहाँ आपके पास एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। इधर उसमें 90 है और इधर अगर आप 90 माइनस करोगे तो इधर 90 बचेगा। और अगर आपको याद आ रहा हो, पहला वीडियो आपने देखा है तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी कोने का अगर बाह्य कोण दे रखा है और अंतः कोण ज्ञात करना है तो हमें 180 डिग्री में से उसे घटा लेना है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, और तो आप 180 में से जब घटाएंगे तो अंदर का अंतः कोण भी एक आपके पास 90 डिग्री ही आएगा, 180 में से 90 घटा के। अब आपके पास वही बात हो गई कि एक चतुर्भुज हो गया जिसमें आपको 3 कोण ज्ञात हैं, चौथा कोण ज्ञात करना है। तो इन तीनों को जोड़िए और इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा दीजिए, तो आपको आपका जो अज्ञात कोण है x उसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और अब हमारा अगला सवाल, अगले सवाल को, अगले चित्र को आप ध्यान से समझिए। देखिए चित्र आपका कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कौन सा बहुभुज है। आप इस कोने से चलिए, 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं। तो ये जो है आपका, ये आपका एक पंचभुज है। और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि पंचभुज के जो अंतः कोण हैं, पंचभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपके पास होता है 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। यानी कि ये आपके पास, अगर आप सीधे याद रखेंगे तो ये होता है आपके पास 540 डिग्री। 540 डिग्री आपके पास चतुर्भुज का, पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको जो 3 कोण हैं उनमें से 2 अज्ञात कोण हैं, दोनों बराबर हैं x डिग्री और x डिग्री।
और तीसरा अंतःकोण आपको दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री। लेकिन जो बाकी के जो दो कोण दिए गए हैं यहाँ आपको सावधानी रखनी है, वो अंतःकोण नहीं है बल्कि वो आपके क्या है, बाह्य कोण है। तो आपको 3 कोण तो अंतःकोण है जिनके बारे में आपको सवाल में कोई जानकारी या तो ज्ञात करनी है या दिया हुआ है, और 2 कोण जो है आपके पास वो अंतःकोण नहीं दिए हुए तो बाह्य कोण दिए हुए हैं। अभी अभी आपको बताया है कि किसी भी कोने का, किसी भी शीर्ष का बाह्य कोण दिया है और अंतःकोण ज्ञात करना है, तो आप उसे 180 डिग्री में से घटा लीजिए। तो इस जगह का आप अंतःकोण ज्ञात करना चाहते हैं तो 180 में से आप क्या करेंगे, 180 में से आप 70 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 110 डिग्री, ठीक है। और इस कोने का जब आप अंतःकोण ज्ञात करेंगे तो 180 में से आप 60 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके 5 अंतःकोणों में से यहाँ पर अंतःकोण आपको 110 डिग्री प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 120 डिग्री प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री है, और ये 2 कोण जो है बराबर है x और x डिग्री। तो कैसे हल करेंगे हम? हल करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पांचों अंतःकोणों का जो योग है वो 540 डिग्री होगा। तो 2 कोण तो आपके पास है x और x, ठीक है, और तीसरा कोण है आपके पास 30, और 2 कोण अभी हमने देखे 110 और 120 डिग्री। तो इन पांचों अंतःकोणों को जोड़ के हम किसके बराबर करेंगे, 540 डिग्री के बराबर करेंगे। 540 डिग्री के बराबर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ देखिए कि आपके पास x और x हो जाएगा 2x डिग्री, और उसके बाद जब आप इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं 30, 110 और 120, जब आप इसे जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है यहाँ पर 260 डिग्री। तो 260 डिग्री हम यहाँ पर लिख देते हैं और बराबर में आपका होगा 540 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 260 को जब आप दूसरी साइड पे पक्षांतरण करेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा आपका 540 माइनस 260, और 540 में से जब आप 260 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 280 डिग्री, 280 डिग्री। इसके बाद आप देखिए कि आप यहाँ पर ये जब इस समीकरण को हल करेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर 280/2, यानी कि आपको मान प्राप्त हो जाएगा 140 डिग्री। जब आप 280 में 2 का भाग देंगे तो मान प्राप्त होगा आपको 140 डिग्री, और ये 140 ही आपका x का मान है। अगला चित्र देखिए आप, अगले चित्र में भी आपके पास 5 भुजाएं हैं, यहाँ पर ये पंचभुज ही है, और पंचभुज में आपको याद रखना है कि पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का जो योग होता है वो आपके पास 540 डिग्री होता है। अब 540 है तो ये जो आपके पास हर भुजा पर ये निशान लगे हुए हैं, कट के निशान लगे हुए हैं, ये कट के निशान आपको ये बताते हैं कि ये एक समपंचभुज है। क्या है, ये एक समपंचभुज है। तो समपंचभुज है तो इसके सभी कोण आपके पास बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे, तो एक कोण का मान दिया है आपको x, तो पांचों कोण आपके पास x डिग्री होंगे। ये x x x x और x, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जो अंतःकोणों का योग है आपका, अंतःकोणों का योग, आपके कोणों के हिसाब से अंतःकोणों का योग क्या होगा आपका 5x डिग्री। लेकिन अंतःकोणों का योग तो आप जानते हैं कि पंचभुज में क्या होता है 540 डिग्री, तो हम इसे 540 के बराबर लिख देंगे, और इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे 540/5, और यहाँ से आपको प्रत्येक अंतःकोण का जो मान है वो 108 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 540 में जब आप 5 का भाग देंगे तो आपको 108 डिग्री इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले चित्र को देखिए, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 30 और 90 इसके जो है 30 डिग्री और 90 डिग्री ये इसके अंतःकोण है, और x, y और z तीनों बहिष्कोण हैं, बाहर बने हुए हैं। तो यहाँ पर उसने x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब क्या हुआ, तीनों बाह्य कोणों का योग, और आपको बताया गया है, फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट किया है कि आपके किसी भी बहुभुज के कोई सा भी बहुभुज हो, सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो हमेशा ही 360 डिग्री होता है। तो जब आप देखेंगे कि 360 डिग्री होता है, तीनों बहिष्कोणों का योग आपसे पूछा है, तो सीधे सीधे आप आंसर क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री। आप सीधे अपना आंसर लिखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि आप x ज्ञात कीजिए या y ज्ञात कीजिए या z ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर इस कोने पर आपको अंदर का कोण पता है, तो उसे 180 में से आप घटा दीजिए तो आपको बाहर का x पता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अंदर का कोण दे रखा है 30 डिग्री, और जब आप इसे 180 में से घटा देंगे तो आपको बाहर का कोण प्राप्त हो जाएगा, यानी कि z प्राप्त हो जाएगा। और जब आप x
Z दोनों को जोड़ के 360 में से घटाएंगे, क्योंकि बहिष कोणों का योग होता है 360 और x और z बहिष कोण है, तो आप दोनों को जब जोड़ के 360 में से घटाएंगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। ये तरीका हुआ x, y और z अलग अलग ज्ञात करने का। लेकिन जब उसने एक साथ योग पूछा है तो तीनों बहिष कोणों का योग होगा 360 डिग्री। ठीक इसी तरह से जो आपके पास अगला चित्र एक चतुर्भुज का है, और उस चतुर्भुज में आपको 3 अंतःकोण दिए हैं और चारों बहिष कोण आपको यहाँ पर अंकित किए हुए x, y, z और w के नाम से। तो x, y, z और w के नाम से जो आपको कोण दिए गए चारों बहिष कोण है, और चारों बहिष कोणों का योग डेफिनेटली क्या होगा 360 डिग्री होगा। चारों बहिष कोणों का योग जो पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, वो होगा आपके पास 360 डिग्री। यहाँ भी बात वही उठती है कि अगर वो इन चारों कोणों का अलग अलग मान पूछ लेता है तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से 120 को माइनस करके, y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से 80 को माइनस करके, और z का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से 60 को माइनस करके। और जब आपको x, y और z पता हो जाएंगे तो उन तीनों को जोड़ के आप 360 डिग्री में से घटा लेंगे, तीनों को जोड़कर 360 डिग्री में से घटा लेंगे तो आपको w का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चारों का एक साथ योग जो है वो डेफिनेटली 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन है। अगले वीडियोज में हम आगे के जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, चतुर्भुजों के प्रकार आएंगे। अब तक हम बहुभुजों के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और चतुर्भुज के विशिष्ट प्रकारों के बारे में। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है और कई जगह काम आता है। आप जब आगे क्षेत्रफल वगैरह पढ़ेंगे तब भी वहां पर आपके पास काम आएगा। आगे आप 9th क्लास में 10th क्लास में प्रमेय वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पर, तब भी आपके पास काम आएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियोज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।